हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। प्रीवियस वीडियोस में हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करते आए हैं और आज भी हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन मेटल्स की। ओके, तो आज हम दो जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड अलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं और कैसे होता है इनमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। चलिए, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है। चलिए, तो लिखा है ट्रांजिशन मेटल्स ट्रैप स्मॉलर एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन एक्सेट्रा इन द इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल एटम्स हैं इनके बीच बीच में जो छोटे स्मॉल साइज के एटम्स होते हैं दूसरे, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन, है ना, ये जो रेड कलर में मैंने शो किए हैं ये स्मॉल साइज के एटम्स हैं, कार्बन के, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, बोरोन के, कुछ इस तरह से, है ना। और ये जो ब्लैक कलर में जो बड़े एटम्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, मेटल के जो एटम्स हैं ये है। ठीक है, तो इन मेटल एटम्स के बीच में छोटे छोटे स्मॉल साइज के कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बोरोन, इनके एटम्स आकर के ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं इनके बीच में, है ना। और कहां पर फंसते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स में या इंटरस्टिशियल वॉइड्स में, है ना। ये बीच में आपको जो गैपिंग दिख रही है एटम्स के बीच बीच में, यहां पर आकर के ट्रैप हो जाते हैं ये स्मॉल साइज के एटम्स। तो इस तरह से जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उन्हें ही हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। आई होप आपको डायग्राम के थ्रू इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, है ना। इनके एग्जांपल भी लिखे हैं यहां पर, देखिए TiC, Fe3H, Mn4n एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए यहां पर टाइटेनियम के बीच में जो कार्बन है उनके स्मॉल एटम्स आकर के ट्रैप हो गए हैं, आयरन के बीच में हाइड्रोजन के एटम्स आकर के ट्रैप हो गए, और मैंगनीज के बीच में जो एटम्स है मैंगनीज के, उनके बीच में नाइट्रोजन के स्मॉल एटम्स आकर के ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं। सो इसीलिए यहां पर ये 3 टाइप्स के जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की, कि ये क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट लिखा है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनसे कहीं ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का, बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, है ना, प्योर मेटल के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट है वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। आगे लिखा है सम बोराइड्स आर ऑलमोस्ट एज हार्ड एज डायमंड। ठीक है, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो कुछ बोराइड्स जो होते हैं वो डायमंड के जितने हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं गाइज, है ना। तो ये हार्ड होते हैं, और कुछ बोराइड्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट डायमंड जितना हार्ड होता है उतने ही हार्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखा है रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं हमें पता है मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन मेटल्स है वो, तो ये भी क्या करते हैं, उस मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं, यानी कि उनमें जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं इनमें मेटेलिक कंडक्टिविटी लो नहीं होती है, कम नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। जो प्योर मेटल की कंडक्टिविटी होती है उतनी ही कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टिविटी यहां पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की भी होती है। क्लियर है, थर्ड पॉइंट। और लास्ट लिखा है लेस रिएक्टिव देन प्योर मेटल्स एंड आर ऑलमोस्ट इनर्ट, है ना। जो प्योर मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, और ऑलमोस्ट इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब किसी से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, इनर्ट होते हैं यानी कि किसी से भी कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ओके, तो लेस रिएक्टिव होंगे प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में, और ऑलमोस्ट इनर्ट रहेंगे। यहां तक क्लियर है। ओके, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हमने फिनिश कर लिया है। अब हम बात करते हैं अलॉय फॉर्मेशन की। अब अलॉय हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। अलॉय का मतलब क्या होता है, जब दो मेटल्स को मेल्ट करके कोई तीसरी मेटल हम बनाते हैं तो उसे हम अलॉय कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू अगर मैं आपको दे दूं इसका तो समझना आसान हो जाएगा, है ना। दो मेटल्स ले ले या एक मेटल और एक नॉन मेटल हम ले ले, उनको मेल्ट कर दे और मिक्स कर दे, सॉल्यूशन बन जाएगा, फिर उसको कूल कर देंगे, हम ठंडा कर देंगे तो फिर एक अलॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अलॉय हम घर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। जो पीतल होता है वो भी एक अलॉय है। स्टेनलेस स्टील जिसमें हम खाना खाते हैं, जो थालियाँ होती हैं स्टेनलेस स्टील की होती है ना। बहुत सारे अलॉयज का जो यूज़ है हम करते हैं हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, किचन में आप जाएंगे बहुत सारे अलॉयज आपको देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री हर जगह है, बस उसको देखने के लिए आपको केमिस्ट्री की नज़र होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी अलॉयज क्या चीज़ है। चलिए इसमें क्या लिखा है, alloys are a homogeneous mixture of two or more transition metals, है ना। यहां पर सिर्फ जनरल डेफिनेशन लिखी है, alloys are a homogeneous mixture। homogeneous mixture होता है। अब homogeneous का मतलब कि जो मेटल्स, जो दो मेटल्स हमने लिए जिनको हमने कंबाइन किया है, मेल्ट किया है और सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो वहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे जो मेटल्स हैं उनके एटम। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर, आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे क्या चीज है। तो अलॉयज आर अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर ट्रांजिशन मेटल्स। दो या दो से ज्यादा ट्रांजिशन मेटल्स जब कंबाइन होते हैं, मेल्ट होते हैं और होमोजीनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम कहते हैं अलॉय, है ना। बाद में ठंडा करना पड़ता है, उसके बाद में बनता है अलॉय। ओके, तो दो या दो से ज्यादा ट्रांजिशन मेटल्स भी हो सकते हैं या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए कहीं कहीं पर मेटल एंड नॉन मेटल भी लिखा हुआ आपको मिलेगा बुक्स में, है ना। दूसरी बहुत सारी बुक्स हैं उनमें मिलेगा आपको, तो टेंशन नहीं लेना है, वो भी सही है। मेटल और नॉन मेटल भी हो सकता है और दोनों ही मेटल भी हो सकते हैं। चलिए अब आगे क्या लिखा, दीज आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स हुज एटॉमिक रेडियाई डिफर बाय नॉट मोर देन 15%, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट द एटम्स ऑफ वन मेटल कैन इजीली टेक अप द पोजिशंस इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द अदर, है ना। अब यहां पर होता क्या है जनरली कि एक सपोज कीजिए कि एक ट्रांजिशन मेटल आपने ली है जिसका जो एटॉमिक रेडियाई है वो 100 पिकोमीटर है ना। एक ट्रांजिशन मेटल आपने लिया जिसका एटॉमिक रेडियाई है 100 पिकोमीटर। अब अगर आपको अलॉय का फॉर्मेशन करना है तो आप या तो 115 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियाई वाली जो ट्रांजिशन मेटल है वो ले, या फिर आप ले सकते हैं कौन सी 85 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियाई वाली ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, अगर 100 पिकोमीटर है तो आप या तो ले सकते हैं 115 पिकोमीटर रेडियाई एटॉमिक रेडियाई वाली ट्रांजिशन मेटल या फिर 85 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियाई वाली ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, मतलब कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एटॉमिक रेडियाई, है ना। अगर आपने 115 लिया है तो कितना ले सकते हैं आप, या तो 100 पिकोमीटर या फिर 130 पिकोमीटर वाली जो ट्रांजिशन मेटल है उसको ले सकते हैं। क्लियर है, मतलब ये 15% वाला फंडा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर ज्यादा या कम हुआ तो फिर वहां पर अलॉय का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में भी स्पेशली गिवन है 15% से ज्यादा एटॉमिक रेडियाई नहीं होना चाहिए, मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए दो मेटल्स के बीच में। ठीक है, तो क्लियर है, मोर देन 15% नहीं होना चाहिए एटॉमिक रेडियाई दोनों मेटल्स की या दो से ज्यादा मेटल्स की। ओके, चलिए अब आगे लिखा अलॉयज आर हार्डर। ये कुछ प्रॉपर्टीज है अलॉयज की। तो अलॉयज आर हार्डर, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड मोर कोरोजन रेजिस्टेंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है, और मोर कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इनमें कोरोजन नहीं होता है, रस्ट नहीं पकड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा थालिया जो है जिसमें हम खाना खाते हैं स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है ना। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, निकिल होता है, क्रोमियम होता है, आयरन होता है। ठीक है, निकिल, क्रोमियम, आयरन होता है ना। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है एग्जाम्पल में, स्टील, स्टेनलेस स्टील, ब्रास और ब्रोंज एक्सेट्रा। ब्रास में क्या क्या होते हैं, कॉपर होता है और जिंक होता है, और ब्रोंज में कॉपर एंड टिन होता है। ठीक है, ब्रोंज में कॉपर एंड टिन और ब्रास में कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो ये कुछ अलॉयज थे,
है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, थालियाँ होती है स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, तो बहुत साल बीत जाते हैं, उसके बाद में भी जो थालियाँ जैसे पहले थी नई थी एज इट इज रहती हैं बाद में भी, यानी कि उनमें कोरोजन नहीं लगता है, जो रस्ट है वो नहीं लगता है, यानी कि जंग नहीं पकड़ते हैं हमारी लैंग्वेज में हम बोले तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं अलॉयज कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए ये जो ब्लैक है ये मेटल एटम्स हैं, और ये जो दूसरे जो रेड कलर में मैंने बताया ये किसी दूसरे मेटल के एटम्स हैं, है ना। ये या तो नॉन मेटल भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये मेटल हो सकते हैं, ये भी मेटल हो सकते हैं, या फिर ये मेटल है तो ये नॉन मेटल भी हो सकते हैं, जो रेड कलर में है वो, ठीक है। तो आई होप आज जो हमने पढ़ा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड अलॉय फॉर्मेशन, ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से डायग्राम के थ्रू क्लियर हो चुका है। देखिए मेहनत बहुत की है, प्लीज़ गाइस वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।